और महाडिबेट में आज बात मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के रण की, जो अब बेहद रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, हुआ भी कुछ वैसा ही। बीजेपी ने राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भी उम्मीदवार उतारकर फाइट को टाइट कर दिया। बीजेपी ने तीसरे पर दांव चला तो सूबे की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी जहां तीसरी सीट पर भी जीत का दावा ठोक रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोप है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायकों को 5 से 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और डराया धमकाया भी जा रहा है। आरोप तो कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर भी है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी में। इस बीच कांग्रेस एकजुट होने का दावा तो कर रही है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के विरोध में नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये वही ज्ञानचंदानी हैं जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को पार्टी की बड़ी चूक बताते हुए क्रॉस वोटिंग का खतरा बताया था। कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव एक ऐसी जंग बन गया है जिसमें सबकी साख दांव पर लगी है। बीजेपी के पास पाने को राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट है, तो कांग्रेस के पास पाने से ज्यादा खोने का डर। राज्यसभा की फाइट, सियासी मुकाबला टाइट। भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। बीजेपी का तीसरा दांव, फंस गया चुनाव। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो। निश्चित रूप से देखिए जाए, हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट जाएगी तो जाएगी कहाँ। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में मिसाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में है। निश्चित ही इसको जीतेंगे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पैसे से वो विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस में जंग, एकजुटता के दावे में कितना दम। गलतफहमी में है वे लोग जी। कांग्रेस संगठित है जी। मीनाक्षी नटराजन जी। नहीं, कांग्रेस लड़ रही है। ये 10 विधायक ने उसके बाद भी इस तरह का निर्णय लेना, ये अपने आप में मैसेज है कि इनको लोकतंत्र की हत्या करना है। कोई नैतिक मूल्यों का किसी प्रकार का इनके पास दायित्व भी नहीं। राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद भी उनका ये प्रयास नाकाम होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूरे 62 वोट्स जो कांग्रेस की हैं आज की तारीख में, वो पूरे के पूरे मीनाक्षी नटराजन जी को मिलेंगे और इनके मंगोरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। करोड़ों का ऑफर, क्रॉस वोटिंग का डर। देखिए, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। हर विधायकों को ये फोन जा रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि ये सब विधायकों को फोन गए हैं। आप विधायकों से पूछिएगा। तीसरी सीट किसे मिलेगी जीत? हालांकि जब बीजेपी ने तीसरी सीट अनाउंस भी नहीं की थी, तब भी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि बीजेपी से अपना उम्मीदवार उतारे, जिताकर लाएंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, वो भी कह रहे हैं कि अगर मैदान में उतार दिया है तो फिर जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। इन दोनों की कैरेक्टर आप समझ भी सकते हैं कि जोड़ तोड़ के मद्देनजर ये बड़े महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, बीजेपी के सियासी चेहरे हैं। और भी बहुत सारे बयान हैं, दिग्विजय सिंह साहब का भी बयान आया और भी बीजेपी नेताओं के बयान आए। लेकिन अब तीसरा सीट चूंकि मैदान में है, तीसरा उम्मीदवार, तो क्या गणित है ये जरूर समझना होगा। क्या कुछ हो सकता है, ये सारे पहलू आज हम समझेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं
आपका तारुफ करा दें इन सभी खास मेहमानों से। दिनेश गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, निशांत बिसेन जी, बीजेपी प्रवक्ता, सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आर.के. शुक्ला साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले निशांत बिसेन जी, आपके पास आऊंगा। गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, क्या ऐसे ही जीत की तैयारी बीजेपी कर रही है? प्रशांत जी, हम चुनाव मैदान में हैं। 3 सीटों के लिए हमारे प्रत्याशी सबके सामने हैं। 2 सीटों पर हम शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 1 सीट पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जब चुनाव में होता है, उसके पास 5 वोट भी अगर हो तो वो जीतने के लिए लड़ता है। तो हमारे पास तो एक बहुत अच्छा संख्या बल है। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। हम सभी दलों के प्रत्याशी से ये अपील करेंगे कि मध्य प्रदेश को राज्यसभा में मजबूत बनाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करे। और मुझे लगता है कि ये अपील कांग्रेस के उम्मीदवारों से कैसे होगी, कांग्रेस के विधायकों से कैसे होगी, और जीत आप कैसे हम सभी से अपील कर पा रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? जी हाँ, देखिए, हम किसी मनोनयन में नहीं है प्रशांत जी, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हम इलेक्शन में हैं, अगले 10 दिन का समय है। हम सभी सम्मानीय विधायकों से, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, सभी सम्मानीय विधायकों से ये अपील करते हैं भारतीय जनता पार्टी की वो मध्य प्रदेश की स्थिति को राज्यसभा में मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करे। और मुझे लगता है कि सभी विधायक अपनी पार्टी को मजबूत करेगा कि आपके लिए मजबूत करेगा? जी, तो फिर कांग्रेस को यह आशंका क्यों है कि उसके विधायक किसी तरह के दबाव में है? वो ऐसा अविश्वास अपने कह रहे हैं ना कि भाई 10 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, 5 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं आप। देखिए, इस तरह की मनगढ़ंत की बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड किसी सम्मानित मीडिया चैनल में करना मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद है। ऐसे निर्वाचित विधायक हैं, पार्टी का कभी विश्वास नहीं रहा है। विक्रांत भूरिया निर्वाचित विधायक हैं, वो न्यूज 18 के कैमरे पर, न्यूज 18 के माइक पर ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है? मिथुन अहिरवार जी, ये मनगढ़ंत आरोप निशांत बिसेन जी कह रहे हैं आप, और वाकई अगर आप लोगों को अपने विधायकों पर भरोसा है तो फिर उन्हें कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट करने की तैयारी क्यों है? मिथुन जी। प्रशांत जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही, प्लीज। दरअसल बिजली नहीं है तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। देखिए, जहां तक आप बात कह रहे हैं कि विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। लेकिन होटल डेजिग्नेटेड है जहां ये अपने विधायकों को ले जाते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं किया गया। विचार जिस बात पे होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास केवल 48 वोटर्स हैं, और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं किसी के पास 5 वोट भी होते हैं तो वो चुनाव में उतरता है। तो 2024 में ये 48 वोटर नहीं थे क्या आपके पास? अशोक सिंह जी कैसे बिना किसी चुनौती के राज्यसभा में चले गए? वो भारतीय जनता पार्टी जो इन 10 दिनों का फायदा उठा करके 10 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में तोड़ना चाहती है। सोचिए, जब इन्होंने सरकार बनाई थी 2020 में, तब 35-35 करोड़ रुपए प्रति विधायक के मान के हिसाब से दिए थे। अब केवल राज्यसभा सीट के लिए यदि 100 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं तो ये बताता है कि कैसे भ्रष्टाचार में आकंठ मध्य प्रदेश को इन्होंने डुबा दिया। एक बात। दूसरी बात, वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है मध्य प्रदेश के मुद्दों को, एल मुरुगन साहब आपने भेजे थे यहाँ से, कौन सी मध्य प्रदेश की आवाज उन्होंने उठाई है राज्यसभा में? ये जनता को जरूर बताइएगा। इसके साथ ये बताइएगा कि जिन विधायकों से आप आह्वान कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को आप कफ सिरप पिला करके मार डालते हैं इसलिए आपको वोट दिया जाए? क्या आप पानी पिला करके पूरे इंदौर को काल के गाल में समाने की इच्छा रखते हैं? मिथुन जी, आपके सवाल वाजिब है। मिथुन जी, आपके सवाल वाजिब है, लेकिन आपने 2020 का जिक्र किया, आपने 30 करोड़ 35 करोड़ का जिक्र किया। ये तो हाइपोथेटिकल बात ही हो गई ना, अगर कोई आंकड़ा, अगर कोई सबूत तथ्य सामने नहीं आए तो। जी, पिछले जब से भाजपा का जन्म हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। इन्होंने कभी कोई ट्रांजैक्शन दिखाया कि कांग्रेस के इस नेता ने उतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया? तो भारतीय जनता पार्टी कैसे फिर हम पर आरोप लगा देती है? हम लोकतंत्र में हैं, हम जनता से अपनी बात कर रहे हैं। यदि सबूत मांगती है भारतीय जनता पार्टी तो इनके तो विधायक ने कैमरे पर पैसे लिए थे, उसको फिर सबूत मान लें। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो आया पैसे लेते हैं। लेकिन आज विषय राज्यसभा चुनाव का है, तो आज जनता को ये समझना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी जहां सरकार नहीं बनती है, वहां भी ये अपनी सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त करके बना लेते हैं। तो ऐसे में जब राज्यसभा के जरिए मध्य प्रदेश की आवाज की प्रतिनिधि, जैसे 29 रुपए साहब एलपीजी पे बढ़ गए, मीनाक्षी जी ने तो आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने आवाज उठाई? जिनको राज्यसभा में भेज रहे हैं, उन्होंने एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य,
कभी इनको पेट्रोल लेकर डीजल कोई पर आवाज सर नहीं। मैं फिर आऊंगा, कभी चर्चा कर लेंगे। वैश्विक स्थिति है और विश्व पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम बहुत बड़े आयातक हैं, या कहीं कि सबसे जो हमारा 90% आयात ही होता है तेल। मैं लौटूंगा आपके पास दिनेश गुप्ता जी, फिर वहीं लौटते हैं। 10 नंबर आपको और चाहिए बीजेपी को, यह आंकड़ा जुटाएंगे कैसे? ये चुनौती तो है बीजेपी के सामने जी, और उनको पता होगा कि ये नंबर मिलेगा कि नहीं। 2016 में भी नहीं मिला था जब विनोद गोटिया को चुनाव लड़ाया था विवेक तनखा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है इन्वॉल्व, कि आप यदि दुश्मन के खेमे में या किसी विरोधी के खेमे में भी यदि आप असुरक्षा का भाव पैदा कर दें तो राजनीतिक तौर पर तो आपकी ये सफलता है, क्योंकि आप जो मूल मुद्दा है, बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं विपक्ष के पास, उनसे हटकर आप इसमें आपका ध्यान चला गया। तात्कालिक जो मुद्दे हैं वो खत्म हो गए, आप अपनी सीट बचाने के लिए जुट गए। तो ये तो रणनीति होती है राजनीतिक दलों की, और ये अब कांग्रेस को दिखाना है कि उनके पास जो है इस काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसे अपने विधायकों को रोक पाएंगे। उन्हें बताना पड़ेगा अपने नंबर के साथ कि केवल जो 10 विधायक जाएंगे तो उनका जो है किस तरह से उनको सदस्यता बची रहेगी, या निर्मला सप्रे की तरह वो भी इसी तरह से लटके रहेंगे जब तक चुनाव है, क्योंकि उसमें तो वोट दिखाना भी होता है ना। राज्यसभा चुनाव में तो बहुत सारे नियम कुछ अलग हैं। फिर अब लोगों के पास अनुभव भी है, वो जाना चाहें, क्योंकि 2.5 साल का समय बीत चुका है और अगले साल से पूरी सरकार या जो विपक्ष है वो सबका सब चुनाव के मोड की तैयारी करने लगेंगे। तो कौन अपना टिकट दांव पे लगाना चाहता है क्रॉस वोटिंग करके। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जिनकी बात हो रही है क्रॉसिंग वोट करने की, वो उनके राजनीतिक समीकरण किस तरह के हैं, क्षेत्रीय समीकरण किस तरह के, बहुत सारी चीजें होती है। एकदम ऐसा नहीं है। देखिए जो 2020 का घटनाक्रम है जिसे हम बड़ा आदर्श मानते हैं, उसमें लोगों ने इस्तीफे दिए थे, क्रॉस वोटिंग कहीं नहीं हुई थी। सारे विधायकों ने इस्तीफे दिए, उनकी संख्या बल कम हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। लेकिन यहां तो बात हो रही है कि क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे करा दे सारे विधायकों के, तो वैसे ही कांग्रेस की स्थिति हो जाएगी, क्रॉस वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी, उनका भी भविष्य बचा रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी की बात है जो पोलिंग के दिन भी सामने आएगी। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही। 2020 का सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। सिंधिया जी के साथ एक साथ बहुत सारे विधायक चले गए थे, सतीश एलिया जी। लेकिन मैं 2 लोगों के बयान का फिर जिक्र कर रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय अभी भी मंत्री हैं। इन दोनों का जो राजनीतिक कौशल है वो हमने देखा भी है। कौशल कहें या मैनेजमेंट कहें, क्या वाकई कोई गुंजाइश बनती है? नहीं, लेकिन देखिए हमें राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 ही नहीं होते हैं जी। जिनका आपने अभी नाम लिया भूपेंद्र सिंह जी का, तो जो प्रत्याशी बनाए गए हैं ना केवट जी, इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी निवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में, और भूपेंद्र सिंह भी उस समय प्रभारी थे वहां के जी। ये तो समय का चक्र है कि अब वो वही केवट जी प्रत्याशी बन गए हैं और उनके पक्ष में कांग्रेस के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे तब वो चुनाव जीतेंगे जी। असल में ये नैरेटिव की लड़ाई है, ये केवल मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं है। आप ये समझिए कि मीनाक्षी नटराजन जो है वो क्या पूरे कांग्रेस की पसंद है। मध्य प्रदेश के नेताओं की कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, या जीतू पटवारी स्वयं भी एक तरह से दावेदार थे। तो मीनाक्षी नटराजन का नाम राहुल गांधी की तरफ से आया है। क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस उसमें पूरी एकजुट है? भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करना चाह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो फैसला है उस पर मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, अलग अलग धड़े हैं, वो उससे सहमत नहीं है, असहमत है। ये एक मैसेज कांग्रेस देना, मतलब बीजेपी देना चाह रही होगी कि राहुल गांधी का जो फैसला है वो कोई बहुत मैच्योर फैसला नहीं है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी को एक इमेच्योर नेता की तरफ प्रस्तुत करते हैं। मीनाक्षी नटराजन का चयन भी राहुल गांधी का ही चयन है। हाँ। अगर वो क्रॉस वोटिंग बीजेपी कराने में सफल हो जाती है तो एक तरह से वो राहुल गांधी को असफल साबित करने के काम आएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, और विनोद गोटिया को जब प्रत्याशी पिछली बार बनाया तो वो एक तरह से निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन ये ऑफिशियल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए केवट जी, तो निश्चित रूप से कहीं अंदरूनी खाते में कुछ कांग्रेस के लोग उनके साथ संपर्क होंगे। और कांग्रेस कह भी रही है, जैसे कि आरोप लगा रही है कि 5 करोड़ 2 करोड़ की जो बात है, ये तो कहने की बातें हैं। और लोकतंत्र की जहां तक की बात है कि लोकतंत्र की हत्या है, तो इस तरह की तो राजनीति है। ये राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ये सब करेगी
और देखना हमें ये कि 10 दिन के दौरान कांग्रेस कैसे अपने लोगों को बचा पाती है। बिल्कुल ठीक है। यदि आर के बचा शुक्ला पाती है तो उनके लिए साहब, आगे का जो संभावना अगले चुनाव की वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात। आर के शुक्ला साहब, ये दो बातें कि अगर ठीक है, अगर दाव चल दिया, अगर आ गया, सीट आपके हाथ में आ गई, तो आपका राज्यसभा में 1 नंबर और बढ़ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 सीटें तो आ ही रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा है महेश जी केवट जी के लिए, ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक गेम प्लान के तहत कैंडिडेट को उतार दिया है। उनका पूरा प्रयास रहेगा सीट प्राप्त करने की एन के प्रकरण, तो माहिर भी सक्षम भी और समर्थ भी है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा अगर 1% भी कांग्रेस का कैंडिडेट विजयी हो जाता है तो इसका असर हमारी मध्य प्रदेश सरकार में अभी जो लोग बैठे हैं उस पे किस स्तर पर पड़ने वाला है, जो पड़ेगा आप निश्चित मानिएगा। कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया तो प्रदेश सरकार में भारी उथल पुथल होगी, काफी फेरबदल होगा। साथ ही साथ नहीं, पहले भी विनोद गोटिया जी को एक बार उतारा गया था, वो जीते नहीं थे, तो क्या नतीजा इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, आप देखिएगा कांग्रेस में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं न कहीं गुरुत्व तो है, ये हमारी पैनल में सभी लोग मानेंगे। और साथ ही साथ देखिएगा महेश केवट जी आके केवट समाज से उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। अगर किसी कारण से महेश केवट जी हार जाते हैं तो इसको भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुनाया जाएगा कि ये हमने एक उम्मीदवार दिया था, इन्होंने उसको भी आगे नहीं बनेंगे। ठीक, हाँ ठीक है। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं केवट जी। मैं फिर आऊंगा मिथुन अहिरवार जी के पास। मिथुन जी, जो बातें अभी निकल कर आई हैं कि भाई पार्टी के अंदर गुटबाजी है, एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया, नरेश ज्ञानचंदानी पार्टी छोड़ चुके हैं, और भी सवाल उठे। ये जो परसेप्शन दिया जा रहा है, गुटबाजी हुआ करती थी, जो दोनों तीनों हमारे गुटबाज नेता हैं वो तो आज भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनकी भी उम्मीद थी कि राज्यसभा में चले जाएं, भाजपा ने किन किन को टिकट दिया वो भी देख रहे होंगे। विषय आज ये है कि जिन मीनाक्षी नटराजन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने NSUI में रहते युवाओं की बात उठाई, उन्होंने यूथ कांग्रेस में रहते हुए युवाओं की बात उठाई। केवट साहब ने कभी युवाओं की, अपने मछुआ समाज की या भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसी नीति का विरोध किया जिससे जनता पीड़ित हो रही हो और ये समाज की बात की जा रही है। तो निशांत बिसेन साहब, कार्यक्रम खत्म होने से पहले ये बताइए कि जब इन्हीं महेश केवट को 6 साल के लिए आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था तब ये उस समाज का अपमान नहीं था? इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि जब फूल सिंह भरैया जी को हमने एक दलित उम्मीदवार के रूप में उतारा था 2020 में, उनके सामने आपने एक गैर दलित उम्मीदवार उठा करके आपने फिर दलितों की खिलाफत क्यों की? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल एक मैसेजिंग के लिए ऐसे विषय लाना है, ऐसे मुद्दे लाना है जिनको आप अगले चुनाव में भुना सकें। आप तो ये बताइए कि आज आपके पास अगर संख्या बल नहीं है, 48 पर निर्वाचित होता नहीं है, राज्यसभा का सांसद 58 पर होता, कांग्रेस पार्टी के पास 58 से ज्यादा है, तो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आप छुरी लिए क्यों घूम रहे हैं? इस बात का जवाब आपको जनता को देना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे निष्काम निष्क्रिय कार्यकर्ता जिन्होंने जनता की कभी कोई आवाज नहीं उठाई, जिनको आप अनुशासनहीनता के आरोप में पहले अपनी पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं, उनको आज क्यों लाया जा रहा है? एक महिला उम्मीदवार को हराने के लिए 33% आरक्षण की आप बात करते हैं, तो एक महिला उम्मीदवार आपने तो दिया नहीं, अगर हम दे रहे हैं तो उस महिला उम्मीदवार को क्यों हराने का काम जो महिलाओं की आवाज उठाती रही है उनका क्यों किया जा रहा है? ठीक है, निशांत बिसेन जी इस पर जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि केवट जी खुद क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं कांग्रेस के फेवर में, अब आप उन्हें उम्मीदवार बना दिया आपने। देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी मैं इस बात का जवाब दे दूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन बिल का जिन्होंने विरोध किया था वो हमें महिलाओं के सम्मान की बात न सिखाएं। राज्यसभा में हमारी 3 महिला सांसद मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, माया नरोलिया जी, कविता पाटीदार जी और सुमित्रा वाल्मीकि जी। इसके अलावा लोकसभा में 29 में से नारी संशोधन बिल में महिला कुछ पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। नारी महिलाओं की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, मैं कंप्लीट कर लूं, मुझे पहले भी कम वक्त मिला था। 2022 में जब एक दलित की बेटी को एनडीए ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तो इसी कांग्रेस की अगुवाई में एक विपक्ष ने उम्मीदवार दिया था, तब महिला सम्मान कहा गया था। मिथुन जी कृपया मुझे बोलने दीजिए, ये ऐसे नहीं चल पाएगा। आप बोलें और मैं शांत रहूं और जब मेरी बारी आई तो आप बोलें, ऐसे नहीं चल पाएगा। पूरी करिए, जल्दी बात पूरी करिए। मैं तो आपसे सवाल का जवाब चाह रहा हूं केवट साहब, आप केवल एक जवाब दे दीजिए। केवट साहब को आपने 6 साल के लिए क्यों निष्कासित किया था? उस समय मछुआ समाज का यह अपमान नहीं था? थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए, मैं शांत रहकर सुन रहा हूं।
देखिए, डिबेट की गरिमा तभी रहेगी जब मैं एंकर का सवाल लूं, फिर भी मैं आपके सवाल का निशांत जी अपनी बात पूरी करिए। बहुत गर्व है कि मछुआ, हमें मिथुन जी का ऑडियो कृपया म्यूट कर दीजिए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि मछुआ समाज जैसे वंचित वर्ग और भी दूसरे समाज हैं, हम का गर्व है आपको कि 6 साल के लिए आपने उनको निष्कासित किया है और कौन बोलता है ये अलोकतांत्रिक है? निशांत जी, कौन बोलता है ये अलोकतांत्रिक है? इस पर जवाब जरूर बनता है निशांत जी। इस केवट जी वही हैं जो कांग्रेस के फेवर में क्रॉस वोटिंग करते हैं, अब आप उन्हें चुनाव में उतार रहे हैं, अब आशा करते हैं कि कांग्रेस उनके फेवर में क्रॉस वोटिंग करे। और 6 वर्ष के लिए निष्कासित क्यों किया था? तात्कालिक परिस्थिति के वश, किसी तात्कालिक परिस्थिति के वश ये सवाल भी जोड़ लीजिए ना, ये सवाल भी जोड़ लीजिए जो मिथुन जी कह रहे हैं। आज वो हमारे सम्मानित नेता है, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, राम राजा की नगरी से आते हैं। हम उन्हें जिताने का संकल्प। उनको प्रथम वरीयता क्यों दी आपने? तीसरे पे क्यों उतार रहे हैं? तीसरे अगर इतना आपको मछुआ समाज का सम्मान है, प्रथम वरीयता पे उतारना था ना। तरुण चुग जी की जगह बताए, वो तो मध्य प्रदेश ने, तरुण चुग को आप तीसरी सीट पे उतार देते। देखिए, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि तीनों सीट जीतेंगे, इसलिए हमारे लिए तीनों पहले पे करिए ना उनको। तरुण चुग जी को तीसरे पे कर दीजिए, वो तो मध्य प्रदेश के बाहर के भी हैं और मछुआ समुदाय का तो सम्मान होना चाहिए। उन्हें तो बिना किसी पार्टी तय करेगी, ये निर्वाचन मिलना चाहिए। ठीक, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। 3-0 से हारने वाली कांग्रेस तय नहीं करेगी। ठीक ठीक, जो हारने वाली सीट है उस पर आप करेंगे। चल वक्त थोड़ा कम है और मेहमान हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी। वाकई 3-0 से हारने जा रही है कांग्रेस, ये बात तय नहीं करेगी प्रशांत जी। 3-0 से कहीं अपना हार। हाँ, आगे भी वोट साधने हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है अभी। मुझे नहीं लगता सर, मुझसे पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश गुप्ता जी पड़ने वाला है। भाई उत्तर प्रदेश में जो है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी और कितनी बात होगी, ये सब कहने की बात है। क्योंकि आपको कोई एक कैंडिडेट चाहिए था, आपको कारण चाहिए था, तो आपने सोच विचार के एक कैंडिडेट दे दिया। भाई पॉलिटिक्स में जिस तरह की फूल सिंह बरैया को आपने सेकंड कैंडिडेट रखा, वैसे ही महेश केवट को आपने थर्ड कैंडिडेट रख दिया। तो मंशा तो दोनों राजनीतिक दलों की नहीं थी ना। वहां ना बरैया को वो अनुसूचित जाति वर्ग के थे तो कांग्रेस लाना चाहती थी, ना केवट जी को लाना चाहती थी। ये लॉजिक जो है ना, दिल को बहलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इतना मूर्ख क्यों जनता को समझना, कैसे कैसे तर्क आप देते हैं। तो आपकी राजनीति ये है कि आप अपना जो है वोट लीजिए, कि आप टूट सकते हैं, आप तोड़ना चाहते हैं, आप विधायकों के इस्तीफे करा दीजिए ना, तो अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये नैतिकता का सवाल भी नहीं रहेगा राजनीति में कि आप इस तरह से बार बार लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जिनको पार्टी में आस्था नहीं है, राज्यसभा चुनाव के पहले सतीश एरिया जी, एक और आखिरी सवाल आपसे। भाई क्रॉस वोटिंग की एक्सपेक्टेशन क्यों ना रखे बीजेपी? भाई हरियाणा में भी हमने देखा, हमने बिहार में भी देखा, और इसके अलावा कई और राज्य, उड़ीसा में भी हमने देखी क्रॉस वोटिंग। नहीं, क्रॉस वोटिंग की आशंका तो कांग्रेस को भी होगी ही। जैसा कि वो विधायकों को एकजुट रख रहे हैं, एक स्थान पर उनको रखना है, तो ये तो राजनीति में दूध का धुला कोई भी नहीं है। और जिसको हम कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी आस्था ना बदलता हो। बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल कम नेता ऐसे होते हैं जो अपनी एक ही पार्टी में बने रहते हैं और आस्था पे रहते हैं कायम। बिल्कुल, चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही है और देखना होगा कि आखिर जो तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा उसके लिए समर्थन बीजेपी जुटा पाती है नहीं। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।